Welcome guys in another video of Loki's biology classes. Today we are going to cover important topic of genetics. This is a lecture third and we are going to cover experiment of Harsey and Chase. So mention a heading in your notebook, Harsey and Chase experiment. तो जैसे कि आप जानते हैं ग्रिप एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ग्रिप एक्सपेरिमेंट एक्सपेंशन किया था। ग्रिप एक्सपेंशन के बाद जो एक एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया गया था वो हार्से चेस का एक्सपेरिमेंट 1952 में हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट दिया गया था, जो कि एक अनइक्विवोकल प्रूफ था। क्या था? अनइक्विवोकल प्रूफ for DNA is a genetic material। यानी हार्से और चेस वो पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने कहा कि डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है और यही एक बायोमॉलिक्यूल है जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है। वो किसने प्रूव किया था? हार्से और चेस ने। इसलिए उन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ किया। अनइक्विवोकल का मतलब होता है जिस पर कोई बहस ही ना कर पाए, राइट? हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया सेल के अंदर। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। उसका दूसरा नाम क्या हो गया? ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। हार्से और चेस ने ऐसा क्या किया कि उनकी सर्च अनइक्विवोकल बन गई कि किसी ने उस पर बहस ही नहीं की और किसी ने कहा ही नहीं कि भाई आप झूठ कह रहे हो, नहीं डीएनए ट्रांसफर नहीं होता है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर सोच समझकर दो चीजें ली। पहला उन्होंने लिया जो अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज किया, अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो चीज यूज की वो दो चीजें थी। क्या दो चीजें थी? पहली चीज तो उन्होंने लिया एस्चेरिशिया कोलाई यानी ई कोलाई, और दूसरा उन्होंने लिया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कि भाई हम ऑर्गेनिज्म ही ऐसे लेंगे जिसपे कि आप बहस ही नहीं कर पाएंगे कि डीएनए ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि वो तो सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे। जिन्होंने ग्रिप के एक्सपेरिमेंट को भी अच्छे से ऑब्जर्व किया और उन्होंने मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट को भी अच्छे से ऑब्जर्व किया और सारी ऑब्जर्वेशन लेने के बाद बड़ी चालाकी से अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ई कोलाई उन्होंने लिया और बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज में उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज लिया था। व्हाट इज T2 बैक्टीरियोफेज? T2 बैक्टीरियोफेज और पॉलीफेज, इसको पॉलीफेज भी कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हम लिखा रहे हैं आप अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोटबुक में नोट्स बना करके लिखिए, तभी आपको लगेगा। तो उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने मीडियम लिए, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड। मीडियम फर्स्ट में उन्होंने क्या लिया? मीडियम फर्स्ट में उन्होंने सल्फर 35 रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव तो आप सभी जानते होंगे, है ना? जो रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और एक मीडियम में उन्होंने लिया फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव एलिमेंट कि भाई हम रेडियो एक्टिविटी के बिहाफ पर आपको बताएंगे क्या चीज ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने, क्योंकि बैक्टीरियोफेज में आपने देखा कि बैक्टीरियोफेज में क्या क्या चीजें होती हैं। बैक्टीरियोफेज में तो प्रोटीन होती है कि अगर प्रोटीन ट्रांसफर होगी तो प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी आपको दिखाई देगी नेक्स्ट जनरेशन, और अगर डीएनए ट्रांसफर हो रहा है तो आपको डीएनए में रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर उन्होंने रिप्रोडक्शन करने के बाद रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया। सबसे पहले उन्होंने सल्फर 35 लिया, राइट, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उन्होंने क्या किया?
मीडियम, बीकर के अंदर ले लिया और बीकर में उन्होंने सल्फर 35 ऐड कर, सल्फर 35 उन्होंने ऐड, राइट। और यहां पर उन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया, बैक्टीरियोफेज। तो जब उन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया तो आप देखते हैं बैक्टीरियोफेज का जो ये कैप्सिड होता है ये प्रोटीन का बना होता है। कैप्सिड किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, राइट। तो जैसे ही उन्होंने ग्रो कराया यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल सल्फर के आकर अटैच हो गए मीडियम में। अब उन्होंने यहाँ से इस बैक्टीरियोफेज को लिया और एक बैक्टीरिया सेल के अंदर इंसर्ट करा। दिस इज अ बैक्टीरिया सेल। और जैसे ही बैक्टीरिया सेल इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए में एंट्री ली, क्योंकि आपको पता है ट्रांसडक्शन प्रोसेस में बैक्टीरियोफेज का डीएनए कहाँ एंट्री लेता है? बैक्टीरिया सेल के अंदर। और बैक्टीरिया सेल के अंदर आफ्टर रिप्रोडक्शन ये क्या होता है? रिप्रोड्यूस होता है, खुद को रिप्रोड्यूस करता है। तो जब बैक्टीरियोफेज ने खुद को रिप्रोड्यूस किया यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ सल्फर है और सल्फर इनकॉर्पोरेट होती है प्रोटीन के अंदर, किससे जुड़ेगी? प्रोटीन से जुड़ेगी। तो आपको रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखने को मिली? रेडियो एक्टिविटी आपको कैप्सिड के अंदर देखने को मिली, ठीक है। और बैक्टीरिया सेल के अंदर आपको रेडियो एक्टिविटी सी नहीं हुई, यहाँ पे नो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिविटी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ, आप पूरा लिखिएगा। नो रेडियो एक्टिविटी सी इन एसिडेशिया कोलाई, बट रेडियो एक्टिविटी सी इन बैक्टीरियोफेज, रेडियो एक्टिविटी seen in कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड में यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, ठीक है। तो यानी डीएनए से तो आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, क्योंकि डीएनए तो इनकॉर्पोरेटेड होने के बाद आगे डीएनए के अंदर तो रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। सल्फर वाले एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? फिर एक बीकर लिया और बीकर में उन्होंने फिर से क्या किया? ग्रो कराया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया, उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज दिया था। T2 मतलब जिसके पास 2 टेल, राइट। तो उन्होंने इस बार फास्फोरस लिया और फास्फोरस कहाँ ऐड होता है? डीएनए। तो डीएनए में आपको क्या दिखाई देना चाहिए? रेडियो एक्टिविटी दिखाई देनी चाहिए, है ना। यहाँ पर उन्होंने मीडियम लिया और मीडियम में क्या ऐड किया था? मीडियम में उन्होंने ऐड किया था P32 फास्फोरस। अभी उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से बैक्टीरियोफेज को बाहर किसके पास भेज दिया? एस्चेरिशिया कोलाई। दिस इज एस्चेरिशिया कोलाई। अब क्या होगा? इसका डीएनए यहाँ पास हो जाएगा और जब डीएनए पास हुआ एस्चेरिशिया कोलाई में, तो देखा गया कि इससे बनने वाले जो बैक्टीरियोफेज हैं उनके डीएनए रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो यानी फास्फोरस इनकॉर्पोरेटेड विद डीएनए, यानी डीएनए के मॉलिक्यूल से फास्फोरस जाके जुड़ गया और अब हमें रेडियो एक्टिविटी कहां से हुई है? बैक्टीरियोफेज के डीएनए। हार्से और चेज ने कहा कि भाई देख लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को, जब हमने सल्फर लिया और सल्फर को हमने ऐड किया कैप्सिड में, तो वो तो सिर्फ कैप्सिड में दिखाई दिया ना, डीएनए में तो नहीं दिखाई दिया ना। जबकि इस जनरेशन से बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर जो जाता है एस्चेरिशिया कोलाई में, वो तो डीएनए जाता है। तो डीएनए के कारण ही रिप्रोडक्शन होता है, तभी तो इस एस्चेरिशिया कोलाई से यहाँ पर बैक्टीरियोफेज डेवलप हुआ है। तो डीएनए ही तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। तो रेडियो एक्टिविटी सी जो हो रही है यहाँ डीएनए में हो रही है, इसलिए डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है, इसलिए इसको अनइक्विवोकल प्रूफ कहा गया। और हार्से चेज का एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा फेमस हुआ और सबने मान लिया कि हाँ भाई डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, जिसको एडविन मैक्लियोड मैकार्टी ने 1944 में बता दिया था। कब बताया था? 1944 में एडविन मैक्लियोड मैकार्टी ने इसको कब बता दिया था? 1944 में। और इस पर सर्च किसने की थी कि
किसने किया, हार्स और चेज ने, लेकिन उन्होंने बड़े ही माइंड से दो ऐसे ऑर्गेनिज्म को उठाया कि मेरा एक्सपेरिमेंट पर कोई सवाल ना